टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, अभी तक हमने फाइनेंशियल बबल्स के बारे में जाना और अब बारी आती है प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा अपनाए गए मेथड को समझने की। हम जानेंगे कि कैसे एकेडमिक्स इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स को एनालाइज करती है और कैसे ये कंक्लूड किया जाता है कि जो भी पैसा आप पे कर रहे हैं वो उस प्रोडक्ट के काबिल है या नहीं। टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। इन्वेस्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाना और एप्रोप्रिएट टाइम में स्टॉक को खरीदना और बेचना। आजकल के लोग फ्यूचर स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करने के बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर मेथड है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक को खरीदने और बेचने के एप्रोप्रिएट टाइम को प्रिडिक्ट करने का वो मेथड होता है जिसमें स्टॉक प्राइसिंग की कैसल इन द एयर थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही फंडामेंटल एनालिसिस वो मेथड होता है जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए फर्म फाउंडेशन थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है कि स्टॉक चार्ट्स को बनाकर और समझकर इस्तेमाल करना होता है। इसके यूज करने वाले और टेक्नीशियंस कॉमन स्टॉक प्राइसेस के मूवमेंट को समझते हुए और वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग को देखते हुए फ्यूचर चेंज के डायरेक्शन को क्यू कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग कैसल इन दी एयर थ्योरी पर अपना बिलीव करते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि मार्केट 10% लॉजिकल होती है और 90% साइकोलॉजिकल। उनके लिए इन्वेस्टमेंट गेम ये होता है कि वो बाकी के प्लेयर्स कैसे बिहेव करेंगे उसको एंटिसिपेट करें। तो वही फंडामेंटल एनालिसिस का बिलीव ये होता है कि मार्केट 90% लॉजिकल और 10% साइकोलॉजिकल होती है। इस केस में वैल्यू, कंपनी के एसेट, उसकी अर्निंग और डिविडेंड की एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट, उसके इंटरनेट रेट और रिस्क से रिलेटेड होती है। और इन सारे फैक्टर्स को समझकर ही फंडामेंटलिस्ट सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू और फर्म फाउंडेशन ऑफ वैल्यू के एस्टिमेट निकाल पाते हैं। और अगर ये सब मार्केट प्राइस से अबव होता है तभी इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपनी परचेस कर सकें। चार्ट्स आपको क्या बताते हैं? टेक्निकल एनालिसिस का पहला प्रिंसिपल यही होता है कि अर्निंग, डिविडेंड और कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस की सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के पास्ट मार्केट प्राइस में रिप्रेजेंट होती है। और जो चार्ट ये प्राइस शो करते हैं और ट्रेडिंग का वॉल्यूम भी दिखाते हैं वो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन शामिल करते हैं, फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी। और सिक्योरिटी एनालिस्ट भी यही चाहता है। वहीं दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि प्राइसेस एक ट्रेंड में मूव करते हैं, यानी कि स्टॉक अगर राइज कर रहा है तो वो रोज ही करता रहेगा और अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अब सवाल यह है कि चार्टिंग काम कैसे कर जाती है? पहला इसलिए क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल इंफॉर्मेशन का अनइक्वल एक्सेस होता है। जब कभी भी कंपनी की फेवरेबल न्यूज आती है तो इनसाइडर्स को इसकी पहले से ही खबर हो जाती है। वो लोग जल्दी से एक्शन लेते हुए स्टॉक को खरीद लेते हैं, जिससे प्राइस राइज कर जाता है। फिर वो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को बताते हैं और तब तक प्रोफेशनल्स को भी खबर लग जाती है और वो भी खरीद लेते हैं, जिससे स्टॉक का प्राइस और बढ़ जाता है। फिर आखिर में आम इन्वेस्टर भी उसे खरीदते हैं, जिससे उसके प्राइस में और उछाल आ जाता है। दूसरा ये कि इन्वेस्टर्स ज्यादातर न्यू इंफॉर्मेशन को लेकर अंडर रिएक्ट करते हैं। जैसे जब अर्निंग अनाउंस होती है तो स्टॉक प्राइस पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, पर इनिशियल एडजस्टमेंट अधूरा ही रह जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चार्टिंग काम नहीं करती, क्योंकि चार्टिस्ट तभी खरीदते हैं जब प्राइस ट्रेंड्स एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं और बेचते भी तभी हैं जब वो ट्रेंड टूट जाते हैं। अब क्योंकि मार्केट रिवर्सल बहुत ही अचानक से होता है और ये बात कभी कभी चार्टिस्ट मिस कर देते हैं, साथ ही इस वजह से ये भी काम नहीं करती क्योंकि ये तकनीक सेल्फ डिफीटिंग होती है, यानी कि जितना ज्यादा लोग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। अब बात करते हैं टेक्निक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस की। टेक्नीशियन सिर्फ स्टॉक प्राइस पर इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो वहीं फंडामेंटलिस्ट का प्राइमरी कंसर्न स्टॉक की एक्चुअल वर्थ होती है। क्राउड के ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म से फंडामेंटलिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता।
और स्टॉक के करंट प्राइस और उसकी ट्रू वैल्यू में शार्प डिस्टिंक्शन को निकालना भी फंडामेंटलिस्ट का मेन काम होता है। स्टॉक की फर्म फाउंडेशन वैल्यू को एस्टिमेट करना और फर्म की फ्यूचर डिविडेंड और अर्निंग स्ट्रीम को एस्टिमेट करना फंडामेंटलिस्ट का बहुत ही जरूरी काम होता है। एनालिस्ट को सेल्स लेवल, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टैक्स रेट्स, डिप्रिसिएशन और कैपिटल रिक्वायरमेंट की कॉस्ट और सोर्स ये सब एस्टिमेट करना होता है। सभी फंडामेंटलिस्ट 4 बेसिक डिटर्मिनेंट्स की मदद से स्टॉक की प्रॉपर वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स 1 यानी कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट की। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त कंपाउंड ग्रोथ को भूल जाते हैं। कंपाउंडिंग वो मेथड है जिसके द्वारा 10 + 10 का जोड़ 20 आने के बजाय 21 आता है। यानी कि मान लीजिए अगर इस साल आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिस पर 10% का एनुअल रिटर्न मिलता है तो 2 साल बाद वो 2100 हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग रूल है जिससे ये पता लग जाता है कि आपके पैसे डबल होने में कितने साल लगेंगे। इस रूल का नाम द रूल ऑफ 72 है। आप जितना भी इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं उसे 72 से डिवाइड कर दीजिए और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एक्सपेक्टेड अमाउंट को कितने साल लगेंगे। अब आता है डिटर्मिनेंट 2 यानी कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट। स्टॉक प्राइस को डिटरमिन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आप हर पे आउट पर कितना डिविडेंड रिसीव करते हैं। अगर हर चीज इक्वल रखी जाए तो जितना ज्यादा डिविडेंड पे आउट होगा उतनी ही ज्यादा स्टॉक की वैल्यू होगी। और अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अनफेवरेबल है तो ऐसे स्टॉक जो डिविडेंड की अर्निंग में हाई परसेंटेज पे आउट करते हैं वो पुअर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज अपने डायनेमिक ग्रोथ फेज में डिविडेंड नहीं पे करती बल्कि वो अपने शेयर्स बाई बैक कर लेती हैं। डिटर्मिनेंट 3 यानी कि रिस्क डिग्री। स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ब्रोकर आपसे क्या कहता है, रिस्क हमेशा ही रहता है और ये मार्केट को बहुत ही फैसिनेटिंग बनाता है। रिस्क स्टॉक की वैल्यूएशन को भी अफेक्ट करता है। स्टॉक जितना ही रिस्पेक्टेबल होगा और जितना कम उसमें रिस्क होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी। कहा जाता है कि ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक क्वालिटी प्रीमियम को डिजर्व करते हैं। हालांकि एक जनरल एग्रीमेंट ये है कि हाई रिस्क का कंपनसेशन बहुत ज्यादा ही रिवॉर्ड लेकर आता है। और अब आते हैं डिटर्मिनेंट 4 मार्केट इंटरेस्ट रेट के लेवल पर। इन्वेस्टर को और कहां से प्रॉफिट कमाया जा सकता है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इंटरेस्ट रेट अगर हाई है तो ये स्टेबल प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है। 1980 में जब प्राइम क्वालिटी के कॉर्पोरेट बॉन्ड 15% तक ऊपर बढ़ गए थे तो स्टॉक प्राइस के एक्सपेक्टेड रिटर्न को इन बॉन्ड्स के बराबर आने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और फिर एंड में यह हुआ कि सारा मनी फ्लो बॉन्ड में चला गया और स्टॉक प्राइसेस बहुत ही तेजी से नीचे गिर गए। 1987 में फिर से इंटरेस्ट रेट बहुत आगे बढ़ गए और स्टॉक मार्केट फिर से क्रैश कर गया। अगर इन इंसिडेंट्स को समराइज करके बोला जाए तो इन्वेस्टर्स को हाई यील्डिंग बॉन्ड से अट्रैक्ट करना है तो उन्हें बार्गेन बेसमेंट प्राइस ऑफर करनी होगी। क्या आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस कब काम करने में फेल हो जाता है? साइंटिफिक अपीयरेंस के बाद भी कुछ वजहों से ये काम नहीं कर पाते। पहला ये हो सकता है कि जो इनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती। दूसरा ये कि मान लीजिए इन्हें एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन भी मिल गई, फ्यूचर ग्रोथ के इम्प्लीकेशन को भी अच्छे से एस्टिमेट कर लिया गया, पर फिर भी शायद एनालिस्ट फॉल्ट एस्टिमेट ही ले लें, क्योंकि ग्रोथ के स्पेसिफिक एस्टिमेट को इंट्रिंसिक वैल्यू के एस्टिमेट में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन भी सही मिल गई, आपने सही एस्टिमेट भी लगा लिया, पर फिर भी स्टॉक प्राइस नीचे गिर सकता है। यानी कि अगर एनालिस्ट ग्रोथ रेट एस्टिमेट में सही है फिर भी कस्टमर गेन नहीं कर पाएगा। अगर हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को एक साथ यूज करें तो क्या होगा? बहुत सारे इन्वेस्टर दोनों एनालिसिस को एक साथ यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या परचेज अभी भी अट्रैक्टिव है या नहीं। इनको 3 रूल में बांटा गया है। रूल नंबर 1,
ये कहता है कि उन्हीं कंपनियों से खरीदना चाहिए जिनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ 5 या उससे ज्यादा सालों में अबव एवरेज से ज्यादा हो। स्टॉक इन्वेस्टमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी